अच्छा ठीक है, प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। कर दिए हैं। और ये नहीं कि आप सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो, तो माइक्रो को भी पढ़ते रहिएगा आप लोग जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ना, क्योंकि थोड़ी ना सेमेस्टर पार करना है सिर्फ कि अगला सेमेस्टर हमको पहुंचना है, ये जॉब लेना है। इसलिए बाकी अपना एक रूटीन बना लीजिए कि मॉर्निंग में उठेंगे तो हमको मॉर्निंग में हमको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, चाहे जो भी याद करना है, क्योंकि भूल जाते होंगे, अभी बहुत कुछ ऐसा होगा डेटा, सब याद करना होगा। ठीक है, एक टाइम आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, एक टाइम माइक्रो पढ़िए, ठीक ना। इस तरह से अपना रूटीन बना के डेली लगे रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ये नहीं कि एग्जाम आएगा उस समय करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो हम बताए थे कि अल्पकालीन जो होता है, आज क्वेश्चन जो डाले थे, हमको लगा था कि आप लोग मिस्टेक कीजिएगा बहुत कोई। अल्पकालीन उपभोग फलन जो होगा, उपभोग फलन में केन्स बोले हैं ना कि आय बढ़ेगा, ठीक है, आय बढ़ेगा तो एपीसी जो होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एपीएस पर क्या, तो एपीएस तो बढ़ेगा, हमेशा याद रखना है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, और आय कम होगा तो एपीसी क्या होगा, बढ़ेगा, तो एपीएस क्या होगा, कम होगा। आप उपभोग ज्यादा कीजिएगा तो बचत कम ना कीजिएगा, और उपभोग कम कीजिएगा इसका मतलब क्या है, आप बचत ज्यादा कर रहे हैं तब ना आप उपभोग कम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डाले थे कि आय बढ़ने पर एपीएस क्या होगा। ठीक है, एपीसी कम होगा तो एपीएस बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन था कि एपीएस क्या होगा। आय अल्पकाल में आय बढ़ने पर, आय बढ़ने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है एपीसी जिसको बोलते हैं, वो घटता है, घटता है। और एपीएस बोल देगा वो क्या होगा, बढ़ता है। ये चीज है। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला। तो पजल जो था उलझ के रह गया था। क्या उलझ के रह गया था कि एपीसी जो था, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी, ये केन्स ने बोला अल्पकाल में, ये केन्स ने बताया था। कब, अल्पकाल में ऐसा होता है। लेकिन कुजनेट्स ने बता दिया कि एपीसी जो होता है वो एमपीसी के बराबर होता है। ये कुजनेट्स, कुजनेट्स ने बोला, और यहीं पर उलझ के रह गया, जिसको पजल बोला गया है। तो अब क्या होता है, तो ये दोनों में कौन ठीक है क्या है, इसके लिए अलग से फिर से सिद्धांत आया, और सबों ने बताया कि दीर्घकाल में एपीसी जो होगा वो स्थिर रहेगा, यानी कि एमपीसी के बराबर ही रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या था सिद्धांत, उस सिद्धांत को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, लिखते हैं। ये एग्जाम में पूछता है किसने दिया था। तो पहला जो है वो निरपेक्ष आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना, यानी कि ये केन्स का है परिकल्पना, ये केन्स। और केन्स ने क्या बताया था वो आपके पास स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं। अब इसी को प्रूव करने के लिए कि एपीसी जो होगा दीर्घकाल में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, एपीसी दीर्घकाल में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। और केन्स ने बोला था कि आय बढ़ेगा तो एपीसी क्या होगा, घटेगा। लेकिन इसके बाद का जो भी सिद्धांत आया उन्होंने बताया कि एपीसी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ये बताया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा सिद्धांत था, वो सिद्धांत है सापेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना। वो इसको दिया है जेम्स ड्यूसनबरी ने, जेम्स ड्यूसनबरी, ड्यूसनबरी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर में है, एक बार फिर लिख दे रहे हैं, याद हो जाए आप लोगों को सबको। इसके बाद आया था जीवन चक्र परिकल्पना, जीवन
चक्र परिकल्पना किसने दिया है? तो इसको याद रखना, मोदी गिलियानी ने दिया है। एंडो मोदी गिलियानी, दो व्यक्ति हैं, एंडो एवं मोदी गिलियानी। तो एंडो मोदी गिलियानी, मोदी गिलियानी, इसको याद रखना है। और चौथा नंबर में है अस्थाई आय परिकल्पना, फ्रीडमैन। अस्थाई इसको पूछता है, आय परिकल्पना को फ्रीडमैन ने दिया है। और ये सभी दीर्घकाल की बात करते हैं कि दीर्घकाल में एपीसी क्या रहेगा? स्थिर ही रहेगा। ठीक है, सबों ने अपना रिसर्च किया और इसी को किया कि एपीसी क्या रहेगा? दीर्घकाल में स्थिर रहेगा। कहने का अर्थ हुआ कि उपभोग फलन वक्र जो ये लोग का रहेगा वो 45 डिग्री से नीचे ये सीधा ही रहेगा। और ये हो गया आपका लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन। और इसमें एपीसी जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा? सब जगह स्थिर है, एक बना रहेगा। तो और एक चीज, एपीसी निकालते कैसे हैं आप लोगों को हम बताए थे। मान लिया जाए कि ये उपभोग का फलन है, यहाँ पर एमपीसी तो आप जान रहे हैं कि ये एमपीसी ढाल को दिखा रहा है, लेकिन एपीसी कितना होगा उसको जानने के लिए आपको यहां से एक रेखा खींचना होगा और ये ऐसे कर दी। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? ये y हो गया और इधर वाला c हो गया। तो c बटा वाई, c मेरा यहां से यहाँ क्या हो गया? c हो गया और यहां से यहाँ लेके y हो गया। तो c बटा वाई जो दिया वो होता है एपीसी। यानी कि जीरो से हम लोग खींच देंगे, तो यहाँ पर जीरो से खींचेंगे तो इसी में न जा रहा है, जीरो से कितना खींचेंगे तो इसी में जा रहा है, जीरो से खींचेंगे इसी में जा रहा है। यानी कि एपीसी यहाँ पर हर एक जगह क्या है? स्थिर है सब जगह। तो ये सापेक्ष आय परिकल्पना में बोला गया है कि एपीसी जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चलिए सापेक्ष आय परिकल्पना देखते हैं। तो ये सबों को याद रखना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ देता है, मिलाने के लिए पूछ देता है, किसने क्या दिया था, तो इसको याद कर लेना है। निरपेक्ष और सापेक्ष में गलत नहीं करना है। तो आज दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे थोड़ा। दूसरा नंबर है आज का सापेक्ष आय परिकल्पना। ये उपभोग फलन का सिद्धांत सब है। सापेक्ष आय परिकल्पना, परिकल्पना जहां सर तक पहला समझ में नंबर हो आया। गया है। पहला नंबर जो था निरपेक्ष आय परिकल्पना वो केन्स का था, और सारा केन्स के बारे में आप लोगों को बता दिए। वही बात जो पहला नंबर में है कि केन्स ने क्या कहा था, वो सारा चीज उसी में पढ़ना होता है सापेक्ष आय या निरपेक्ष आय परिकल्पना में। तो वही हो गया केन्स का। तो केन्स के बारे में क्या क्या पढ़े थे आप कि केन्स ने बोला था कि कंजम्पशन जो होता है, देखिए कंजम्पशन जो होता है वो आय पर डिपेंड करता है। कौन सा है? तो डिस्पोजेबल इनकम पर, प्रयोज्य आय पर, प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। ये एक चीज बात बताया था केन्स ने। दूसरा बताया कि एपीसी जो होता है वो ग्रेटर देन एमपीसी होता है, ये चीज बताया। तो निरपेक्ष आय परिकल्पना में फिर भी यही चीज पढ़ना होता है। तीसरा चीज उन्होंने अपना कंजम्पशन फंक्शन ए प्लस बी वाई बताया। ये निरपेक्ष आय परिकल्पना में ही पढ़ना होता है, तो इसीलिए वो तो सारा चीज हम पढ़ा दिए। केन्स का उपभोग फलन बोले मतलब निरपेक्ष आय परिकल्पना वो केन्स का दिया हुआ है, और इसी बातों को वो बताते हैं, इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं सापेक्ष आय, इसको अब्सोल्यूट इनकम या सॉरी रिलेटिव इनकम बोलते हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। अब बोलिएगा कि सर सापेक्ष का होता है और निरपेक्ष का होता है, दोनों में अंतर क्या है उसको पहले समझिए। सापेक्ष मतलब होता है कि तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। ये दो व्यक्ति है, ये तुलनात्मक आपस में देखेगा कि अच्छा ये इस चीज का ये 5,000 रुपया का उपभोग कर रहा है, हम 3,000 का उपभोग कर रहे हैं। मतलब तुलनात्मक रूप से आपस में देखेगा, तुलनात्मक रूप में, उसको सापेक्ष बोलते हैं। रिलेटिवली देखेंगे कि दूसरे की तुलना में हम कितना उपभोग कर रहे हैं या उसके बराबर हम उपभोग कर रहे हैं कि नहीं, वो हो गया सापेक्ष। और निरपेक्ष में दूसरे की तुलना नहीं किया जाता है। ये व्यक्ति है अपना आय कितना है उसके अनुसार से करेगा, ये व्यक्ति इसका आय कितना है उसके अनुसार से करेगा, एक दूसरे पर ये नहीं देखा देखी काम करेगा। ठीक, वो निरपेक्ष हो गया, अपना स्वतंत्र है, अपना अपना उपभोग कर रहा है, जितना आय कमा रहा है उसके अनुसार से उपभोग कर रहा है। सापेक्ष में दूसरा का भी देखता है लोग, समाज का देखता है लोग, तुलनात्मक रूप से देखता है। अच्छा मेरा दोस्त गाड़ी खरीद लिया है, इतना उपभोग कर रहा है, हम भी खरीद लेंगे।
या फिर वो ज्यादा उपभोग कर रहा है, हम कम कर रहे हैं। इस तरह का सापेक्ष मतलब हो गया तुलनात्मक रूप से देखना। निरपेक्ष मतलब एकदम स्वतंत्र है, आपस में कोई इन दोनों का कोई निर्भर नहीं कर रहा है, इस तरह से निरपेक्ष। तो ये हो गया। तो निरपेक्ष मतलब हो गया कि ये अपना उपभोग कर रहा है, ये अपना उपभोग कर रहा है, दोनों का एक दूसरे से तालमेल नहीं है कि अच्छा ये कितना उपभोग कर रहा है, वो सब नहीं देखना है। निरपेक्ष में स्वतंत्र है आपस में। लेकिन सापेक्ष में तुलनात्मक देखा जाता है कि रिलेटिवली हम उससे कम कर रहे हैं कि अधिक कर रहे हैं। वो अच्छा वो मेरा से ज्यादा कर रहा है, हम कम कर रहे हैं। इस तरह का सापेक्ष मतलब तुलनात्मक रूप में देखिएगा यहाँ पर। तो निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से आपस में अपना स्वतंत्र है। हम मेरा इनकम 5,000 है, तो हम उसी के अनुसार से उपभोग कर रहे हैं, इससे हमको लेना देना नहीं है कि इसका 10,000 है। एक कार खरीद लिया, मेरे पास बाइक है, तो हमको इससे लेना देना नहीं है, उसके पास पैसा ज्यादा था इसलिए कार खरीदा, मेरे पास कम है तो हमको क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ये देखेगा कि अच्छा स्टेटस मेंटेन करने का कोशिश करता है, कार ले लिया हम भी कार ले लेंगे। इस तरह का तुलनात्मक रूप में देखेगा, आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करेगा सापेक्ष में। तो सापेक्ष मतलब समझ जाइएगा कि तुलनात्मक रूप से देखता है, लोग एक दूसरे को रिलेटिवली देखता है, ठीक है। और निरपेक्ष में नहीं देखेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या उपभोग है उससे हमको नहीं है, हम अपना उपभोग करेंगे। तो ये हो गया दोनों में अंतर, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो निरपेक्ष को दिया था केन्स ने, सापेक्ष था वो इसको देने वाले का नाम था, इसका प्रतिपादक कौन था, इसको देने वाले कौन थे, पूछता है एग्जाम में। जेम्स ड्यूसनबरी, जेम्स ड्यूसनबरी, ये प्रतिपादक था। अब इसमें मेन बात में आते हैं, इन्होंने क्या बोला। पहला बात तो ये, केन्स के उपभोग फलन, उपभोग फलन, उपभोग फलन का विरोध करती है। ये सिद्धांत जो है विरोध करती है। केन्स के उपभोग फलन का ये क्या करती है, विरोध करती है। क्या चीज का विरोध करती है, विरोध इस चीज का करती है कि केन्स का मानना था, केन्स का मानना था कि उपभोग जो होता है, उपभोग प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र होता है, मतलब दूसरे से लेना देना नहीं है, स्वतंत्र होता है। मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम अपना उपभोग कर रहे हैं, तुम अपना उपभोग करो, प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग स्वतंत्र होता है। लेकिन ड्यूसनबरी का मानना है, ड्यूसनबरी का मानना या ड्यूसनबरी बोले, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग, प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग जो होता है, उपभोग स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसीलिए इसको बोला गया है सापेक्ष, रिलेटिव, एक दूसरे पर निर्भर करेगा। यहीं पर आता है प्रदर्शन प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक दूसरे का देखा देखी प्रभाव। तो देखा देखी भी उपभोग को प्रभावित कर देता है। हम देखते हैं कि अच्छा वो ऐसा कपड़ा खरीदा है, हम भी जाके खरीद लेते हैं, तो मेरा उपभोग तो प्रभावित हुआ। सिर्फ इनकम नहीं देखते हम, किसी और का भी देखने पर भी हम अपना उपभोग को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पहला उन्होंने बोला कि केन्स मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग जो होगा वो स्वतंत्र होगा, चाहे जो उपभोग करे उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन ड्यूसनबरी बोले कि स्वतंत्र नहीं होगा, एक दूसरे पर निर्भर करेगा, एक दूसरे का देखा देखी जो होता है ना, उस पर भी उपभोग क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये पहला बात हुआ। दूसरा जो बात बोला गया कि ड्यूसनबरी का मानना है कि उपभोग, ठीक है, आय के साथ
साथ, आय तो है ही, ठीक है। आय के साथ साथ क्या क्या पर निर्भर करता है उसको उन्होंने बताया। आय के साथ साथ जो है वो दूसरों के उपभोग पर भी निर्भर करेगा। इसको एक चीज ऐसा करके लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। एक मिनट। आय के साथ साथ आय के साथ साथ अपने पास्ट उपभोग एवं, देखिए केन्स का मानना था कि सिर्फ आय पर निर्भर करता है, डिस्पोजेबल इनकम पर, तो इनका कहना था कि आय के साथ साथ अपना पास्ट उपभोग, वो पहले क्या उपभोग करता था, उसका क्या स्टेटस था पहले, उस पर भी निर्भर करेगा। एवं अपने समाज, जिसको लोकालिटी लिखा रहता है, मतलब अपने आसपास का लोग, समाज या आसपास का लोग, आस पास का लोगों के उपभोग पर भी निर्भर करता है। ये लाइन को थोड़ा सा समझा देते हैं ना। ड्यूजनबरी का मानना है कि उपभोग आय के साथ साथ, तो केन्स का तो सिर्फ बोलना था कि आय पर निर्भर करता है और वो स्वतंत्र रहेगा, तो उनका कहना है कि आय तो है ही, आय तो रहेगा ही, आय जो है कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ये तो है ही। लेकिन ड्यूजनबरी का कहना है कि आय के साथ साथ, आय तो है ही, साथ साथ पास्ट पास्ट कंजम्पशंस, अब पहले क्या उपभोग करते थे इस पर भी निर्भर करेगा आपका कंजम्पशन। साथ ही साथ आपके आसपास के लोग, लोकालिटी जो है, दूसरे लोग, दूसरे लोगों के उपभोग पर भी निर्भर करेगा, उपभोग पर भी निर्भर करेगा। देखिए अंतर यहीं पर है। उनका मानना है कि आय तो उपभोग पर निर्भर करता ही है, साथ ही साथ पास्ट कंजम्पशन, आप बीते हुए समय में क्या उपभोग कर रहे थे उस पर भी आपका उपभोग निर्भर करता है। ठीक है, कि मान लिया जाए कि मेरा 5,000 इनकम था, ठीक है, उस समय हम जो अपना शूज पहनते थे, ठीक है, वो अच्छा कंपनी का पहन रहे थे, मान लीजिए कि नाइकी का पहन रहे थे, आदत लग गया, तो ये, अब लेकिन मेरा इनकम जो है वो घट कर, ठीक है, 4,000 हो जाए, तो ये मेरा देखेंगे कि अच्छा मेरा पास्ट तो था, हम नाइकी का शूज पहन रहे थे, लेकिन मेरा इनकम जो हो गया 4,000 हो गया, तो मेरा पास्ट उपभोग पर भी निर्भर करेगा, मेरा अभी का इनकम कंजम्पशंस, कि उसको आदत लग जाएगा ना, तो इसको मेंटेन ही करके रखेगा, ये ऐसा नहीं कि चप्पल पहनना शुरू कर देगा, वो उसी को मेंटेन करके रखेगा। या नाइकी ने तो थोड़ा सा नाइकी से थोड़ा लो क्वालिटी का ही कुछ शूज पहनेगा, लेकिन उसको मेंटेन करके रखेगा, ऐसा नहीं कि 5,000 4,000 हो गया तो चप्पल पहनना शुरू ना कर देगा, या नाइकी ही पहनेगा, ठीक है, थोड़ा कम रेंज का पहनेगा लेकिन इसी कंपनी का पहनेगा। तो पास्ट में था वो, इसका आदत पड़ चुका है ना, इसीलिए बोला गया कि पास्ट उपभोग पर भी निर्भर करेगा कि आप पास्ट में क्या उपभोग कर रहे थे। साथ ही साथ अपना पड़ोसी का उपभोग पर भी निर्भर करेगा कि वो पड़ोसी क्या कर रहा है, उसके अनुसार से हम अपना उपभोग को प्रभावित कर लेते हैं। तो ये इनके अनुसार से तीन चीज पर उपभोग जो है वो निर्भर करता है। पहला तो इनकम तो हुआ ही, केन्स जो मानते थे वो, चलो इनकम ठीक है, साथ ही साथ पास्ट कंजम्पशंस, आप बीते समय में क्या उपभोग कर रहे थे वो भी डिपेंड करेगा, आपके उपभोग को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ आपके लोकालिटी के लोग जो हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं, उसके उपभोग पर भी आपका कंजम्पशंस जो है वो निर्भर करेगा। आप अपना कंजम्पशंस को देख के भी चेंज करते हैं। तो केन्स का कहना था कि आय बढ़ेगा तो मेरा उपभोग भी बढ़ेगा, आय कम होगा तो उपभोग भी कम होगा। लेकिन ड्यूजनबरी का मानना था कि आय के साथ साथ मेरा पास्ट उपभोग पर भी निर्भर करता है, कि हम पास्ट में हम पहले क्या कर रहे थे उससे भी मेरा उपभोग प्रभावित होगा। साथ ही साथ अपने समाज में जो रहते हैं लोग, उस पर भी उपभोग निर्भर करेगा मेरा उपभोग। तो इसीलिए
इन्हीं व्याख्या से उन्होंने बोला कि एपीसी जो रहेगा वो स्थिर ही मेरा बना रहेगा। ठीक है, तो वो दो इफेक्ट के चलते बोला गया था। एक इफेक्ट था, तो ये इफेक्ट एक है दूसरों पर निर्भर करता है, वो वाला इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी प्रभाव। और ये पास्ट जो है रैचेट इफेक्ट बोलते हैं, वो पास्ट उपभोग जो बोल रहे हैं उसका एक इफेक्ट नाम दिया गया है रैचेट इफेक्ट, और इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, देखा देखी प्रभाव, यही दो प्रभाव के कारण मेरा एपीसी जो है, उन्होंने बोला यही दो प्रभाव के कारण एपीसी जो रहेगा वो स्थिर ही बना रहेगा। मेरा उपभोग घटे या बढ़े, एपीसी हम नहीं घटाते बढ़ाते हैं, क्योंकि हम पास्ट उपभोग भी मेरा निर्भर करता है मेरा उपभोग पर, और दूसरों का देखा देखी जो है, ठीक है, प्रदर्शन प्रभाव या देखा देखी प्रभाव, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जिसको भी कहते हैं इंग्लिश में, उस पर भी निर्भर रहता है, जिसके कारण एपीसी मेरा स्थिर बना रहेगा। तो अगर कोई पूछ दे एग्जाम में, या कोई पूछे कि केन्स का और डिजनबरी में क्या अंतर है, तो आप एक हिट जवाब दीजिएगा। केन्स का कहना था कि उपभोग जो है मेरा करेंट डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करता है। ठीक है, सिर्फ आय पर निर्भर करता है। तो कैसा है, डिस्पोजेबल आय, प्रयोज्य आय जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो डिजनबरी क्या कहते थे, आय के साथ साथ या सिर्फ आय पर ही निर्भर नहीं करता है, मेरा पास्ट उपभोग पर भी निर्भर करेगा कंजम्पशन, साथ ही साथ मेरा लोकेलिटी में जो रहते हैं लोग, या आमने सामने पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उसके उपभोग पर भी मेरा उपभोग निर्भर करेगा, ये सिर्फ आय पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये उन्होंने बताया और उनका नाम दिया इफेक्ट, दो इफेक्ट, वो उस इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया। तो चलिए और एक चीज, ये हो गया जो टिक मारे हैं ये तो आप समझ गए। नेक्स्ट और एक चीज यहाँ पर अंतर बताया था, तो आप समझ गए केन्स और इसमें क्या है। तो थोड़ा सा ज्यादा लेके चले, केन्स का सिर्फ आय था, और ये पास्ट कंजम्पशंस और दूसरों के उपभोग पर भी निर्भर करता है, अपना उपभोग। और एक चीज बात बोला गया ड्यूजनबरी के अनुसार, ठीक है, फिर इसी तरह से लिखते रहे, ड्यूजनबरी के अनुसार, ड्यूजनबरी के अनुसार, ठीक है, अनुसार उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, प्रतिवर्ती, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्स मतलब पीछे होना, रिवर्सिबल नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि केन्स का होता है, जबकि केन्स के अनुसार होता है, केन्स के अनुसार होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक पॉइंट यहां पर दिया गया है, केन्स के अनुसार कहना था कि आय बढ़ेगा तो कंजम्पशंस भी बढ़ेगा, आय कम होगा तो कंजम्पशंस भी कम होगा। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल मतलब हो गया कि मेरा आय बढ़ रहा है तो कंजम्पशंस बढ़ रहा है, आय घट रहा है तो कंजम्पशंस घटेगा, तो रिवर्सिबल हो गया। लेकिन ड्यूजनबरी का कहना था कि रिवर्सिबल नहीं होता है। देखिए, प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है, उपभोग मेरा उल्टा नहीं होगा, मतलब आय बढ़ेगा तो कंजम्पशंस बढ़ेगा, लेकिन जब आय घटेगा तो कंजम्पशन नहीं घटेगा। इनका ये कहना था, रिवर्सिबल नहीं होगा। आय घट गया इसका मतलब हम नहीं है कि कंजम्पशन घटा देंगे, वही वाला बात हो गया, पास्ट इनकम की बात हो रहा है, पास्ट कंजम्पशंस की बात हो रहा है, कि हमको नाइकी का जूता पहनने का आदत पड़ गया है तो हम कंजम्पशंस को नहीं घटा देंगे। ठीक है, मतलब या घटेगा तो एकदम बहुत कम घटेगा, ऐसा बुक में लिखा रहता है। तो नॉर्मली देखते हैं कि हम लोग नहीं घटाते हैं, हम उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो मेंटेन कैसे होगा, तो हम किसी और चीज का उपभोग को हम कम कर देंगे, लेकिन हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए और भी कुछ उपभोग करता है, उसको कम करेगा, लेकिन इस चीज को मेंटेन करना चाहेगा, इसके कारण वो रिवर्सिबल नहीं होगा। उपभोग आय कम हुआ तो उपभोग को कम नहीं करता, वो स्थिर बनाए रखना चाहेगा, वो अपना स्टेटस को बनाया ही रखना चाहेगा, इसलिए उपभोग उस समय कम नहीं करता है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं होगा। और केन्स में रिवर्सिबल हो रहा था, आय कम हो रहा था तो उपभोग को भी कम कर रहा था। लेकिन ड्यूसनबरी का कहना है कि आय बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा जरूर, लेकिन आय कम हो जाएगा तो कंजम्पशन नहीं कम करेंगे,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोग एक आदत पड़ जाता है उस स्थिति में जीने का, उस स्टेटस में जीने का, जिसके कारण वो अपना कंजम्पशंस को आय कम होने पर भी नहीं घटाता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेटस को बनाए रखना चाहता है। तो इसीलिए कि यहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति कैसा होता है? रिवर्सिबल नहीं होता है ड्यूसनबरी के अनुसार, जबकि केन्स के अनुसार होता है रिवर्सिबल। तो ये एक लाइन याद रखना है कि ड्यूसनबरी के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति रिवर्सिबल नहीं होगा, कि इनकम कम होगा तो कंजम्पशन भी हम कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब आगे देखते हैं। ड्यूसनबरी ने दो प्रभाव की बात किया था। ड्यूसनबरी ने अपने सिद्धांत में दो प्रभावों की बात किया, दो प्रभावों की व्याख्या किया। दो प्रभाव था। पहला प्रभाव का नाम है एक प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव यानी कि ड्यूसनबरी दो चीज का बात किया है, दो से भी हम लोग का कंजम्पशन प्रभाव होगा। एक दूसरे का देख के, या अपना समाज में या कोई दूसरा व्यक्ति का उपभोग को भी देख के हम लोग अपना उपभोग को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन प्रभाव। तो दो प्रभाव की बात किया, प्रदर्शन प्रभाव, इसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम लोग नॉर्मल देखा देखी प्रभाव, देखा देखी प्रभाव भी बोल देते हैं। तो प्रदर्शन प्रभाव यानी कि दूसरे व्यक्ति का देख के हम अपना उपभोग को प्रभावित कर देते हैं। तो उन्होंने दो प्रभाव की व्याख्या किया, दो प्रभाव की बात किया है। पहला है प्रदर्शन प्रभाव। एग्जाम में पूछता है ना कि प्रदर्शन प्रभाव की व्याख्या किसने किया था? तो ड्यूसनबरी ने किया था, याद रखना है। या फिर प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है करके चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना, हम नॉर्मल भाषा में इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि जब व्यक्ति या परिवार अपने पड़ोसियों या किसी विशिष्ट समुदाय में अन्य परिवार की नकल करने का प्रयास करता है। ठीक है। इसी के अनुसार उपभोग निर्धारित करता है। इसे ही प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा बात है कि एक दूसरे व्यक्ति या दूसरे परिवार या अपने समाज के लोग जो है अन्य परिवार का नकल करने लगता है। मान लिया जाए कि ये राम है, देखा कि उसका पड़ोसी जो है, मान लीजिए बहुत सारे पड़ोसी या अकेला कोई पड़ोसी है, तो इसके उपभोग को देखकर, उपभोग मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, याद रखिएगा कि हम उपभोग कर रहे हैं तो सिर्फ खाने को ही लेकर उपभोग नहीं। कपड़ा पहन रहे हैं तो कपड़ा का उपभोग हो रहा है, पेन से लिख रहे हैं तो पेन का उपभोग हो रहा है, जूता पहन रहे हैं तो जूता का उपभोग हो रहा है। तो कोई भी चीज का उपभोग को देखा और उस उपभोग को देखने से ये अपना उपभोग को प्रभावित कर दिया। कि चप्पल में चल रहा था, देखा कि अच्छा वो अगला जूता पहन के स्कूल आता है या कॉलेज आता है, हम भी जूता पहन लेंगे, जबकि चप्पल में उसका काम चल रहा था, तो अपना उपभोग को प्रभावित कर लिया। तो वो दूसरे को उपभोग को देख के अपना उपभोग प्रभावित कर लिया या नकल कर लिया, तो इसे ही बोलेंगे प्रदर्शन प्रभाव।
प्रभाव, तो आपका ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि प्रदर्शन प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आप उसमें देखिएगा कि एक नकल करने की बात होगी या दूसरा का देख के अपना उपभोग को प्रभावित करने की बात होगी, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा, प्रदर्शन प्रभाव, देखा देखी प्रभाव हो गया। अब उनका कहना था कि इस प्रभाव के चलते भी मेरा कंजम्पशंस प्रभावित होता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना इनकम पर प्रभावित नहीं होगा, दूसरों का कंजम्पशंस को देखकर भी, दूसरों का उपभोग को भी देख के अपना उपभोग को हम प्रभावित कर देते हैं। इसका मतलब उपभोग जो है वो दूसरे पर भी निर्भर करता है, दूसरे के उपभोग पर भी निर्भर करता है, ये ड्यूजनबरी ने बताया। जिसके कारण मेरा एपीसी जो रहेगा वो स्थिर बना रहेगा। डायग्राम जब हम बनाएंगे ना, उसमें देखिएगा बता देंगे। इसके कारण भी, प्रदर्शन प्रभाव के कारण भी मेरा एपीसी जो रहेगा स्थिर बना रहेगा, क्योंकि हम, मेरा इनकम कम भी है लेकिन दूसरों का देख के हम अपना क्या करते हैं, उपभोग को बढ़ा देते हैं या उपभोग को वहां पर ले जाते हैं, उसके बराबर ले जाते हैं, उस समाज के बराबर ले जाते हैं या उस व्यक्ति के बराबर ले जाते हैं, जिस कारण मेरा उपभोग जो रहेगा वो स्थिर बना रहेगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसके कारण दूसरा जो है प्रदर्शन प्रभाव समझ गए। दूसरा एक प्रभाव जो बोला गया, जो पास्ट इनकम की बात किए थे, ये तो एक दूसरे पर निर्भर वाली बात हो गई, और एक हम बोले थे पास्ट कंजम्पशंस पर निर्भर करता है, इनकम नहीं, पास्ट कंजम्पशंस पर भी निर्भर करता है अपना उपभोग, एक व्यक्ति का उपभोग उसको। तो उन्होंने दूसरा जो इफेक्ट बताया था, बी नंबर, वो है रैचेट इफेक्ट। रैचेट प्रभाव, इंग्लिश में रैचेट, RATCHET इफेक्ट। ये क्या होता है रैचेट इफेक्ट? ये नॉर्मल सी बात है कि आप जब, क्या था कि आपके पास अच्छा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, आपके पास इनकम ज्यादा था, इनकम अधिक था, तो आप कंजम्पशंस भी बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ चीज का कंजम्पशंस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इनकम कम हो जाएगा तो आप कंजम्पशंस को कम नहीं कीजिएगा, बल्कि उसको स्थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको एक आदत लग चुका रहता है, आप अपना मेंटेन करते हैं स्टेटस को, यानी कि पास्ट के उपभोग, ठीक है, पास्ट का उपभोग में आप अपना करेंट का उपभोग आय कम होने पर भी नहीं करते हैं। पास्ट का आपका एक मेंटेन बनाना चाहता है लोग कि पहले हम ये चीज कर रहे थे, मेरा इनकम भी कम रहेगा तो हम इसी स्थिति में रहेंगे, क्यों ना हमको कुछ और चीज का उपभोग को कम करना पड़ जाए। तो वही है रैचेट इफेक्ट। तो इसमें कैसा लिखा रहता है, डेफिनेशन से हम लोग लिखते हैं नॉर्मली कि समृद्धि काल में, समृद्धि काल में जब आपका स्थिति अच्छा था, समृद्ध कर रहे थे, आपका इनकम बढ़ा हुआ था, काल में उपभोग क्या करते हैं हम लोग, उपभोग बढ़ जाता है, ठीक है। मेरा जब पैसा ज्यादा आने लगा ना, तो हम अपना उपभोग को बढ़ाएं, मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे, या फिर हम अपने आप को मेंटेन करके रखें समृद्धि काल में, तो उस समय मेरा उपभोग बढ़ जाता है। परंतु परंतु मंदी काल में, मंदी, ठीक है, मंदी काल में, मंदी काल में मतलब आपका इनकम कम हो गया। समृद्धि काल में मेरा इनकम ज्यादा था तो हम लोग उपभोग बढ़ा के रखे थे, तो मंदी काल की स्थिति जब आ गई, मेरे पास पैसा कम हो गया या उपभोग कम, इनकम कम हो गया, तो मंदी काल में जब आय घट गई, जब आय घट, ठीक है, घट जाती है, घट जाती है, तो वह पुराने स्तर पर, पुराने उपभोग स्तर, उपभोग स्तर मतलब समृद्धि काल का उपभोग स्तर उसका पुराना हो गया, अभी आय मेरा घट चुका है, तो पुराने उपभोग स्तर, वह पुराने उपभोग स्तर पर नहीं, मंदी काल में जब आय घट जाती है तो वह, इसको ऐसा लिख देते हैं, तो वह उपभोग नहीं घटाता, उपभोग को नहीं घटाता, बल्कि बल्कि उसी उपभोग स्तर पर, उसी उपभोग
पर स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। इसको तो नीचे का मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा नॉर्मली समझने की बात कर है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका समृद्धि काल चल रहा है, मान लीजिए पहले 5,000 था, 50,000 कमा रहा है, ठीक है। तो इस समय इसका उपभोग जो स्तर था, उपभोग स्तर जिसको बोलते हैं, वो हाई था, अच्छा था। मान लीजिए कि इस समय ये जूता जो पहन रहा है वो नाइकी का पहन रहा है। लेकिन जैसे ही इसका मंदी काल आ गया, 20 से इसका 30,000 का वेतन हो गया, पैसा इसके पास इनकम कम हो गया, तो ये जो उपभोग स्तर है अभी, इस उपभोग स्तर को क्या रखेगा, मेंटेन बनाए रखेगा। उपभोग स्तर को क्या रखेगा, स्थिर रखेगा, मतलब इसको ये मेंटेन बनाए रखेगा। तो इस तरह का उपभोग को घटाया नहीं, जबकि इनकम घट गया। और केन्स का बोलना था कि इनकम घटेगा तो उपभोग तो घटा देगा, लेकिन वो उपभोग को घटाया नहीं, उसी स्तर पर वो बनाया रखा अपने आप को। तो अब बोले काहे ऐसा बनाए रखेगा, तो क्योंकि उसकी एक तो आदत लग चुका है उसका। अगर उसको बोला जाए कि अब इसको मत पहनो, तुम जाओ और फुटपाथ में मिलता है, चलते हो जूता तो आवाज करता है, उसको और जाओ पहनो, अब उपभोग घट गया, तो क्या करोगे, तो वो नहीं करेगा, बोलेगा नहीं हम इसको करेंगे। अब कहाँ से करेगा, चाहे वो आ, कुछ और चीज का उपभोग को कम कर रहे, लेकिन इसको मेंटेन बनाए रखेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैचक प्रभाव, कि एक आदत लग गया है अपना उपभोग को, जब उसका समृद्धि काल था तो उपभोग बढ़ जाता है, लेकिन जैसे मंदी काल आया तो अपना उपभोग को नहीं घटाया, बल्कि उसको मेंटेन बनाए हुए रखा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रैचक प्रभाव। इसके साथ साथ और एक, ये तो दो बात हुआ, लेकिन एक आता है एग्जाम में और एक प्रभाव, उसको खाली बता दे रहे हैं, कल डायग्राम करेंगे हम लोग। एक सी नंबर याद रखिएगा, एक प्रभाव भी पढ़ने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड वेगन प्रभाव। ये क्या होता है, इसको अगर एग्जाम में पूछते, बैंड वेगन प्रभाव, वेगन प्रभाव, ठीक है। ये क्या होता है, रैचेट इफेक्ट आप लोग समझ गए, प्रदर्शन प्रभाव देख लिए, एक होता है बैंड वेगन प्रभाव। ये जो प्रभाव है, या तो फिर एक कुछ लाइन लिखा हुआ रहेगा और तीनों प्रभाव ऑप्शन में दे देता है, प्रदर्शन प्रभाव कहेंगे, बैंड वेगन प्रभाव कहेंगे, रैचेट प्रभाव कहेंगे, ठीक है। तो ये बैंड वेगन प्रभाव क्या होता है उसको देख लीजिए। यदि किसी वस्तु की कीमत गिरे की कीमत गिरे तो कुछ समुदाय के लोग, ठीक है, वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप तो जान रहे हैं कि कीमत गिर जाएगा तो उस समय वस्तु की मांग बढ़ जाती है, नॉर्मल सी बात है। परंतु परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो कुछ लोग कीमत गिरने के कारण नहीं, कीमत गिरने के कारण नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की उपभोग में वृद्धि का अनुकरण के कारण उपभोग बढ़ा देते हैं, उपभोग बढ़ा देते हैं। इसे ही बैंड वैगन प्रभाव कहा गया है। अब ये क्या है इसको और एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत गिरे
तो कुछ समुदाय के लोग या कोई व्यक्ति जो है वो वस्तु की मांग को बढ़ा देगा। तो नॉर्मल सी बात है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। परंतु कुछ लोग कीमत गिरने के कारण नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की उपभोग में वृद्धि का अनुकरण के कारण उपभोग बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हुआ, इसी को हम लोग करेंगे। तो अब क्या है कि ये एक फलना आदमी है, तो ये क्या किया, समझदार आदमी था, प्राइस कम हुआ तो डिमांड को बढ़ा दिया। लेकिन उसी समाज में और एक व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, प्राइस कम हुआ इसके चलते डिमांड को नहीं बढ़ाया, बल्कि इसका देखा कि ये डिमांड बढ़ा दिया है, अभी उपभोग बढ़ा दिया है, तो हम इसके उपभोग को देखने के कारण हम अपना डिमांड या उपभोग को बढ़ा दिए हैं, ना कि प्राइस को देखने से नहीं। कि प्राइस कम हुआ तो अपना डिमांड बढ़ाए नहीं, बल्कि इस आदमी का डिमांड ही बढ़ाया है। तो डिमांड, ये समझदार आदमी था कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ाया। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, प्राइस को देख के नहीं बढ़ाया डिमांड को, बल्कि इसका डिमांड बढ़ा हुआ है, उपभोग बढ़ाया, उसको देख के अपना उपभोग बढ़ा रहा है। बल्कि ये बोलता है कि अच्छा कीमत कम हुआ है, कह के ना डिमांड बढ़ाया, अच्छा हम भी चलो कीमत कम हुआ अपना डिमांड बढ़ा देते हैं। नहीं, ये इसका डिमांड बढ़ा है। अब काहे बढ़ा है उसको, उससे मतलब नहीं है, बस देखा कि उपभोग बढ़ा दिया है फलना, तो हम भी बढ़ा देंगे अपना उपभोग। तो इसी को बोलते हैं बैंड वैगन प्रभाव। तो जैसे ही एग्जाम में कभी आ गया और तीनों प्रभाव ऑप्शन में रहेगा, तो थोड़ा समझदारीता से यहाँ पर लीजिएगा और समझदारीता से आंसर दीजिएगा। तो इसमें बैंड वैगन में क्या बोलेगा कि कीमत में कमी के कारण नहीं, बल्कि दूसरों के मांग बढ़ने के कारण अपना मांग बढ़ा दिया, तो उसे क्या प्रभाव कहेंगे, तो बैंड वैगन प्रभाव कहेंगे। रैचेट इफेक्ट में क्या रहेगा कि समृद्धि काल में आपका उपभोग बढ़ा है, लेकिन जैसे ही मंदी काल आया या आय घटा, तो हम उस उपभोग को नहीं घटाए, तो उसको रैचेट इफेक्ट कहेंगे। और देखा देखी प्रभाव तो आप उसमें ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा। तो इसी दो में से कंफ्यूजन कर देता है एग्जाम में। ठीक है, तो जब भी आप कभी सेट उट बनाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन डाला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसी लाइन को डायरेक्ट पूछेगा, आपको नॉर्मल क्वेश्चन डालेगा इस तरह से लिख के कि कोई व्यक्ति जो है प्राइस कम होने के कारण डिमांड नहीं बढ़ाया, बल्कि दूसरे व्यक्ति के डिमांड बढ़ने के कारण अपना डिमांड बढ़ा दिया, तो उसे क्या प्रभाव कहेंगे, तो बैंड वैगन प्रभाव कहेंगे। और रैचेट प्रभाव क्या होगा वो देख लिए आप लोग, प्रदर्शन प्रभाव। तो इसलिए इस प्रभाव की इस जगह हम डाल दिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है लोग कि बैंड वैगन प्रभाव एक ऑप्शन में डाल देगा तो होता क्या है, क्योंकि ऑप्शन में 3 ठो डालेगा, चौथा में कुछ और लिख देगा, सभी लिख देगा, कुछ और लिख देता है। तो ये प्रभाव को समझे हुए रहिएगा। तो ये जो हुआ, अब इनका कहना था कि एपीसी जो होगा ये 2 प्रभाव के कारण जो होता है वो स्थिर होता है, एक प्रदर्शन प्रभाव और दूसरा है रैचेट प्रभाव। रैचेट प्रभाव, यही प्रभाव जो है जिसके कारण एपीसी जो है वो स्थिर बना रहेगा। ठीक है, तो इसको कल हम लोग डायग्राम से देखेंगे, आज इतना ही रहता है, रखने देते हैं। ये दोनों तीनों प्रभाव को आप देख लिए, अंतर देख लिए, तो इसको एक बार समरी हम लोग लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं ना, कल डायग्राम करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़े बस 1-2 लाइन में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़े आज हम लोग, बस उसके बाद खत्म करते हैं कहानी को। हम लोग देखें कि केन्स का कहना था कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। कैसा इनकम, तो डिस्पोजेबल इनकम, प्रायोज्य आय पर निर्भर करता है। लेकिन ड्यूजनबरी का कहना था कंजम्पशन जो है वो इनकम पर ही नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि आप जो पास्ट में जो उपभोग किए थे, ठीक है, जिसको रैचेट इफेक्ट बोल रहे हैं, उस उपभोग पर भी निर्भर करेगा आपका कंजम्पशन। साथ ही साथ दूसरे लोगों के उपभोग पर भी निर्भर करेगा आपका उपभोग। देखिए, इनका कहना था सिर्फ इनकम पर ही नहीं, पास्ट उपभोग पर भी निर्भर करता है, दूसरे लोगों के उपभोग पर भी अपना उपभोग निर्भर करता है। इनका एपीसी जो था वो ग्रेटर देन एमपीसी था। इनका रहेगा कि एपीसी जो रहेगा वो स्थिर रहेगा, जिसके कारण एपीसी बराबर एमपीसी रहेगा।
इसका मतलब इनका डायग्राम जो बनेगा वो भी जीरो से मूल बिंदु से होके गुजरेगा। ये आप यानी कि कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग टर्म का, डिवीजन बरी का भी कंजम्पशन फंक्शन मूल बिंदु से होकर ही गुजरेगा, और इस बिंदु पर हमेशा एपीसी जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। तो कल के डायग्राम में हम लोग देखेंगे। और इन्होंने यही पास्ट और दूसरे लोगों को, उपभोग को ही दो नाम दिया है। एक है प्रदर्शन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव यानी कि ये वाला, और दूसरा है रैचेट इफेक्ट, रैचेट प्रभाव, जो कि पास्ट इनकम की बात हो रहा है। तो यही दो प्रभाव के बारे में बात किया है। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें से। रैचेट इफेक्ट समझ गए होंगे, बैंड वैगन प्रभाव समझ गए होंगे। बैंड वैगन में क्या होता है, फिर से एक बार, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ा दिया एक व्यक्ति, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्राइस कम होने पर डिमांड नहीं बढ़ाया है, इस व्यक्ति का डिमांड बढ़ा है, उसको देख के अपना डिमांड बढ़ा दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बैंड वैगन प्रभाव। एक लाइन में इसको क्या बोलेंगे? इसको एक लाइन में यही बोलेंगे कि दूसरे के डिमांड को देख के अपना डिमांड बढ़ा देना, यानी कि प्राइस कम होने से नहीं, दूसरा के डिमांड को देखे कि दूसरा का उपभोग बढ़ा है तो अपना उपभोग हम लोग बढ़ा दिए, यानी कि डिमांड बढ़ा दिए। तो एग्जाम्पल में हो गया, वही बोले, एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि कोई एक्स वस्तु है, ठीक है, इसमें ये एक व्यक्ति है, इसका प्राइस जो हुआ कम हुआ, तो इसका डिमांड को ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, ये व्यक्ति बढ़ा दिया डिमांड को। तो उसी समाज में और एक व्यक्ति रहता है, तो प्राइस तो मार्केट में कम हुआ है, उसको देख के वो नहीं करेगा, बल्कि इसका डिमांड जो बढ़ा है ना, कि वो डिमांड अपना बढ़ा दिया है, तो हम भी अपना डिमांड को बढ़ा देते हैं। मतलब दूसरे के डिमांड को देख के अपना डिमांड को प्रभावित करना, कि अगला व्यक्ति डिमांड बढ़ाया है तो हम भी अपना डिमांड बढ़ा देंगे, यानी कि प्राइस से इसको लेना देना नहीं है, इस व्यक्ति को दूसरे के डिमांड से लेना देना है, कि डिमांड बढ़ाया तो अपना डिमांड बढ़ा दिए, तो इसको बोल दिए बैंड वैगन प्रभाव। तो आपको दिमाग में लग रहा है कि रैचेट इफेक्ट और बैंड वैगन प्रभाव में अंतर क्या है। तो नॉर्मल सा बात याद रखिएगा, रैचेट प्रभाव जो है कि समृद्धि काल में यहाँ पर दूसरे पर देख के प्रभाव को नहीं, रैचेट प्रभाव में दूसरों को देख के नहीं कर रहा है। रैचेट प्रभाव में जब आपका नॉर्मल व्यक्ति है, रैचेट प्रभाव में दूसरे को देख के नहीं प्रभावित कर रहा है। एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरे को देख के प्रभाव नहीं करेगा रैचेट इफेक्ट में। रैचेट इफेक्ट नॉर्मल एक व्यक्ति है, रैचेट इफेक्ट में नॉर्मल एक व्यक्ति है, इसका जब समृद्धि काल चल रहा था, आय बहुत इसके पास था, पैसा ज्यादा था, तो वो अच्छा उपभोग कर रहा था, मान लीजिए कुछ अच्छा कपड़ा पहन रहा था। आय कम हो जाएगा इस व्यक्ति का, तो वो उपभोग को अपना घटाएगा नहीं, बल्कि मेंटेन करके रखेगा। यानी कि इसका पास्ट में देखेगा, अरे हम तो पास्ट में ये वाला उपभोग कर रहे थे, मेरा इनकम अभी मान लिया जाए कि ये एक 2005 में कुछ चीज का उपभोग कर रहा था, जैसे ही 2006 आया, ठीक है, या फिर 6 महीना बाद आया, 7 महीना के बाद उसका इनकम जो हो गया कम हो गया, तो वो उपभोग को क्या करेगा, स्थिर ही बनाए रखेगा, घटाएगा नहीं। आय कम हुआ है तो हम अपना उपभोग नहीं घटाएंगे, उसको मेंटेन बनाए हुए रखेगा। तो रैचेट प्रभाव इसमें किसी को देख के अपना उपभोग को नहीं घटा रहा है, बल्कि अपना आय कम हुआ है तो अपना मेंटेन, अपना स्टेटस को बनाए रखने के कारण, इनकम कम हुआ तो अपना उपभोग को कम नहीं किया। लेकिन बैंड वैगन में क्या हुआ कि दूसरा का डिमांड बढ़ा है ना, तो अपना डिमांड बढ़ा दिया, दूसरा का उपभोग बढ़ा है तो अपना भी उपभोग को बढ़ा दिया, ठीक है। जबकि पहला व्यक्ति प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ाया था, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति प्राइस कम होने के कारण नहीं, दूसरा का उपभोग अधिक हुआ है तो हम भी अपना उपभोग को बढ़ा देते हैं, ये करके बढ़ाया था। कि प्राइस पर निर्भर नहीं था वो व्यक्ति, दूसरे के उपभोग पर निर्भर था, दूसरे के डिमांड पर था। तो हम क्वेश्चन अभी भेज देते हैं, तो आप लोग समझदारिता से मारिएगा ऑप्शन में ना, तो इतना ही रहने देते हैं। जब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो ज़्यादा आपको लगेगा कि फिर हम कंफ्यूजन कर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं ना, कल क्लासेस लेंगे तो उसमें समझा देंगे और एक बार। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।